फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना है यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण 10 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका एग्जाम यहाँ पे 15 फरवरी को है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास के माध्यम से हम आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण 10 मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो फ्रेंड फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यहाँ पे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्लीज दोस्तों क्लास को आप जो ना बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को फटाफट से जल्दी से रिवीजन करते हुए चलिए। और दोस्तों यहाँ पे फटाफट से एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य में तुलना कीजिए, यानी कि यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन करना है, यानी कि जीवाश्म ईंधन और सूर्य में क्या अंतर होते हैं। तो चलिए दोस्तों उत्तर में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक तरफ आपको यहाँ पे जीवाश्म ईंधन लिखना पड़ेगा और एक तरफ यहाँ पे आपको सूर्य लिखना पड़ेगा, बीच में अड्डी फाड़ दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जीवाश्म ईंधन क्या होता है दोस्तों, देखिएगा आप क्या कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन से बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। ठीक है, यानी कि जो जीव जंतुओं से प्राप्त ईंधन होते हैं उससे बहुत अधिक क्या फैलता है दोस्तों, प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आपका क्या क्या सीएनजी गैस होते हैं, एलपीजी होते हैं, कोयला होते हैं, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। इससे क्या होते हैं, काफी भारी मात्रा में प्रदूषण फैलती है। और यहाँ पे सूर्य जो है ना दोस्तों, सूर्य से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, सूर्य से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पे देखिएगा पॉइंट ये करा कि यह निरंतर ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता, यानी कि यह लगातार जो ना दोस्तों ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता जीवाश्म ईंधन। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट यह है कि यह निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है और इससे काफी सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, यह निरंतर ऊर्जा प्रदान करते रहती है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत कहने का अर्थ है कि इनका भंडारण सीमित है, आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, कोयला हो सकते हैं, एलपीजी गैस हो सकते हैं, उसके बाद सीएनजी गैस हो सकते हैं। इस सब का भंडारण क्या दोस्तों, सीमित है, फिक्स्ड है। ठीक है, इसीलिए यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। और दोस्तों सूर्य जो है ना ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यह ऊर्जा का क्या दोस्तों, नवीकरणीय स्रोत है। उम्मीद करती है आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को यहाँ पे बारी बारी से फटाफट से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे ये प्रश्न कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों उत्तर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिख के डेस मार देते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, यानी कि हटा देती है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया यानी कि वैसा रासायनिक केमिकल रिएक्शन जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, जो सबसे शक्तिशाली पदार्थ होता है, ठीक है, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या कर देती है, हटा देती है, यानी कि विस्थापित कर देती है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि धातु क्रम क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग धातु क्रम को डेफिनेशन कर लेंगे। तो धातु क्रम क्या होता है दोस्तों, देखिएगा कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, धातु क्रम कहते हैं। यानी कि जो अयस्क होते हैं, जो और होते हैं ना, उससे शुद्ध धातु यानी कि प्योर मेटल प्राप्त करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,
धातु क्रम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि अयस्क से धातु क्रम मतलब धातु प्राप्त करने की कई चरण है, कई सारे स्टेप है। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहला चरण क्या है, अयस्क का सांद्रण, ठीक है, अयस्क का सांद्रण। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, यानी कि दूसरा चरण यह है कि सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, यानी कि जो सांद्रित अयस्क है ना दोस्तों उसके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करना। और यहाँ पे तीसरा चरण ये है दोस्तों धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना, ठीक है, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन होता है उसके पश्चात धातु का क्या करना, निष्कर्षण करना। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो धातु क्रम क्या होते हैं, अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग धातु क्रम कहते हैं, ठीक है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की कई चरण हैं, जैसे कि अयस्क का सांद्रण, उसके बाद सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन और धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको डेफिनेशन करेंगे, आखिरकार विरंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है, और इसका केमिकल नेम और फॉर्मूला और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है वही हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का एक यौगिक है, यानी कि जो ये विरंजक चूर्ण होते हैं ना दोस्तों, ये कैल्शियम, ऑक्सीजन और ये क्लोरीन का क्या होते हैं दोस्तों, एक कंपाउंड होते हैं, एक यौगिक होते हैं। जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उसमें जब हम लोग क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो किसकी प्राप्ति होगी, विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होगी। इसका जो रासायनिक नाम होता है, जो केमिकल नेम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो विरंजक चूर्ण है ना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण उपयोग है कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपयोग को देखिएगा दोस्तों, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा उपयोग यह है कि कागज और कपड़ों के विरंजक के रूप में, यानी कि जो उद्योग है ना दोस्तों उसमें कागज और कपड़ों के विरंजक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग यह है दोस्तों क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में, यानी कि जो विरंजक चूर्ण है ना इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। आप जो है ना दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। वर्ण विक्षेपण से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, स्पेक्ट्रम, यानी कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम अर्थात वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा उत्तर में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी कि जब हम लोग व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, ठीक है, तो वह 7 रंगों में क्या हो जाएगी दोस्तों, विभक्त हो जाएगी, यानी कि बट जाएगी। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे, ठीक है। अगर इन रंगों को किसी पर्दे पर उतारा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम दूसरा होता है और यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दूसरा होता है। इसमें कोई उतना डिफरेंट नहीं होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है ना दोस्तों, हम जब प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट को गुजारेंगे तो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होगी। वही पट्टी जो 7 रंग की पट्टी है ना दोस्तों, वो आपका क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा या फिर वर्णपट कहलाएगा, ठीक है। या फिर जो आपका वर्ण विक्षेपण होते हैं किसको कहेंगे, यानी कि जब सूर्य की प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में बट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। और दोस्तों आपको पता ये भी होना चाहिए, जो बैंगनी रंग होता है ना, इसका विचलन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। यानी कि झुकाव किस रंग का सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों, बैंगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होते हैं। और दोस्तों ये जो लाल रंग होते हैं ना, इसका झुकाव सबसे कम होते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि एथेनॉल क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि एथेनॉल क्या होता है आखिरकार और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर में लिख देते हैं कि एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी कि जो एथेनॉल होती है ना दोस्तों, ये कमरा का टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। क्या कौन सा दोस्तों, एथेनॉल। एथेनॉल जो होती है ये कमरे के तापमान पे कौन सा अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कौन ऐसा यौगिक है जिसको हम लोग अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल को जो ना दोस्तों अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। इसे पीने वाला क्या कहेंगे दोस्तों, अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, जब हम शक्कर, माल्टोज या स्टार्च को किण्वन करती है तो एथेनॉल बनता है। ठीक है, यानी कि जो शक्कर होते हैं, जो चीनी होते हैं, जो माल्टोज होते हैं या फिर स्टार्च को किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एथेनॉल का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम लिखा हुआ है या फिर सूत्र कहेंगे। केमिकल यहाँ पे फॉर्मूला क्या है दोस्तों, C2H5OH होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो एथेनॉल क्या होते हैं दोस्तों, एथेनॉल जो होते हैं ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। जब हम शक्कर, माल्टोज या फिर स्टार्च को किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। और दोस्तों यहाँ पे एथेनॉल का रासायनिक सूत्र भी दिया गया है, देख सकते हैं, C2H5OH। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों उत्तर में लिखते हैं कि नेत्र लेंस का वह दोष जिसके कारण कोई वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य नेत्र की जो निकट बिंदु होती है दोस्तों कितना सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु जो होती है दोस्तों क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दृष्टि दोष किसको कहेंगे। ठीक है, तो नेत्र में मौजूद वह दोष जिसमें नेत्र निकट तथा दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। कहने का अर्थ है कि जिसके कारण कोई भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। और दोस्तों सामान्य नेत्र की जो निकट बिंदु होती है क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर बिंदु क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है। और जो दृष्टि दोष होते हैं ना ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और यहाँ पे अबिंदुकता होती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति को मतलब उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है। और यहाँ पे जो जरा दृष्टि दोष होता है ना दोस्तों उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्विफोक्सित लेंस कहते हैं। और अबिंदुकता जो होते हैं ना दोस्तों इसमें हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सभी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इसको जो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि SI मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को परिभाषित कर देते हैं। आखिरकार इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो चार्ज होते हैं, चार्ज का फ्लो के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसका जो SI मात्रक होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एम्पियर होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं, जिसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करेंगे दोस्तों, कैपिटल A के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होते हैं कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर होते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल A के द्वारा सूचित करते हैं। और चलिए दोस्तों यहाँ पे विभवांतर को भी डेफिनेशन कर लेते हैं। विभवांतर क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने से जो कार्य होता है ना वो मतलब उसे उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एकांक धन आवेश को जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे उस बिंदु का क्या कहलाएगा दोस्तों, विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि विभव के बीच का अंतर को हम लोग
विभवांतर कहते हैं, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे विभवांतर का भी ऐसे मात्रक लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट को हम लोग कैपिटल V के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोध को भी डेफिनेशन कर लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ना, उसका क्या करता है दोस्तों, रुकावट करता है, यानी कि विरोध करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और दोस्तों प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। और ओम को किसके द्वारा सूचित करेंगे, ओमेगा। कुछ इस प्रकार होता है, ओम को ओमेगा से सूचित किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100%, 110% पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, आपको एक भी पर्सन को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समजात अंग को देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे असमजात अंग को देखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे समजात अंग क्या होते हैं कि ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो, एक समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, समजात अंग कहेंगे। जैसे कि हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये किसके उदाहरण है, समजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि समजात अंग के उदाहरण क्या है दोस्तों, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद यानी कि आगे वाला पैर, वो किसके उदाहरण है, समजात अंग के उदाहरण है। समजात अंग क्या क्या होता है, जो संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो, एक समान हो, लेकिन उनका कार्य क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। और यहाँ पे असमजात अंग को देखिएगा दोस्तों, क्या होते हैं कि ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो, लेकिन उनका कार्य क्या होगा दोस्तों, एक जैसा होगा। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है समजात अंग का, यहाँ पे असमजात अंग, ठीक है। तो असमजात अंग क्या हो सकते हैं कि ऐसे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से, दृष्टिकोण से क्या हो, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो, बिल्कुल अलग हो, लेकिन उसका कार्य क्या होता है दोस्तों, एक जैसा होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, असमजात अंग कहेंगे। जैसे कि तितली तथा पक्षी के पंख किसके उदाहरण होते हैं, असमजात अंग के उदाहरण होते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी दोनों आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे लास्ट नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि स्वपरागकण एवं परागकण में क्या अंतर है, ठीक है। यानी कि जो स्वपरागकण होते हैं दोस्तों और यहाँ पे परागकण में क्या अंतर होते हैं, वही आपको बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, स्वपरागकण को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के डेस मार देना, क्या कह रहा है कि जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प में वर्ती काग्र पर पहुंचते हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, स्वपरागकण कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब एक ही पुष्प यानी कि फूल के परागकण उसी पुष्प में वर्ती काग्र पर पहुंचते हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपरागकण कहेंगे। यह केवल उभयलिंगी पौधे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सूर्यमुखी जो होते हैं, बालसम, उसके बाद यहाँ पे पुरचुलाका आदि में पाया जाता है, ठीक है। मतलब स्वपरागकण किस किस में पाए जाते हैं, सूर्यमुखी का जो पौधा होते हैं, बालसम होते हैं, पोर्चुलाका होते हैं, इसमें पाए जाते हैं क्या चीज दोस्तों, स्वपरागकण पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परागकण को भी देख लेते हैं, परागकण क्या होते हैं देखिएगा दोस्तों, मतलब एक ऐसे पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्ती कागज किसी कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, वायु एवं जल द्वारा पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर परागकण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर परागकण को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ऐसे पुष्प यानी कि ऐसे फूल के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्ती काग्र किसी कीट, पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, वायु या जल के द्वारा पहुंचता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर परागकण कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली जो ना दोस्तों 10 काफी महत्वपूर्ण है साइंस के वायरल सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को यहाँ पे हम लोग पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद ना होना तो फटाफट से उस पर्सन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फटाफट से इसको रिवीजन कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए थे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पे
जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है दोस्तों, रात्रि 9 बजे के क्लास में मिलते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगा। ठीक है।